छात्राओं, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंतर्गत आए विभिन्न छंदों का हमने अध्ययन किया और आज हम उसी क्रम में प्रहर्षिणी छंद का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने बहुत सारे छंदों में ये जानकारी प्राप्त कर ली है कि लघु की मात्रा कब लगती है, कहाँ लगती है और गुरु की मात्रा कहाँ लगती है और कितने गण हैं और कौन कौन से गण में कौन कौन सी मात्राएं किस प्रकार लगती है। तो आज हम प्रहर्षिणी छंद का अध्ययन करेंगे। प्रहर्षिणी छंद का लक्षण है छात्राओं, त्रयाशाभिर्मनजरगाः प्रहर्षिणीयम्। पुनः सुन लीजिए, लक्षण इस प्रकार है, त्रयाशाभिर्मनजरगाः प्रहर्षिणीयम्। यानी इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जो आप देखेंगे मनजरगाः मतलब क्रमशः मगण, नगण, जगण, रगण और अंत में एक गुरु वर्ण के क्रम से 13 वर्ण होते हैं। और त्रयाशा मतलब यहाँ पर 3 और 10 पर यति होती है। यानी प्रत्येक चरण में यहाँ पर 13 वर्ण होते हैं और 3 और 10 पर यति होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में छात्राओं इस छंद का प्रयोग, प्रहर्षिणी छंद का प्रयोग 2 श्लोकों में हुआ है। छठे अंक का 27वां श्लोक और छठे अंक का 30वां श्लोक, इन दोनों में प्रहर्षिणी छंद का प्रयोग हुआ है। हम प्रहर्षिणी छंद के उदाहरण के रूप में इस छठे अंक के 30वें श्लोक का उदाहरण 30वें श्लोक को उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे इसको पढ़ा जाता है। सख्युस्ते स किल शतक्रतो रजय्य स्तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता उच्छेत्तुं प्रभवति यन्न सप्त सप्ते तन्नैषं तिमिरमपाकरोति चंद्रः। देखा छात्राओं इसमें आपने कि हम कहाँ पर यति होती है। इसमें बताया गया था प्रहर्षिणी छंद में लक्षण में त्रयाशाभिर, यहाँ पे स्पष्ट है कि 3 और 10 पर यति होती है। तो इसमें आपको एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि प्रत्येक चरण में 3 और 10 बराबर 13 वर्ण होते हैं और उनमें 3 और 10 पर यति मतलब वहाँ पर रुकना है। तो जब हम उच्चारण कर रहे हैं सख्युस्ते, यहाँ पर रुककर फिर वापस बोल रहे हैं स किल शतक्रतो रजय्य, इसका मतलब यहाँ पर सख्युस्ते यहाँ तक 3 वर्ण हो जाते हैं, उसके बाद 10 वर्ण है। देख लीजिए नेक्स्ट चरण में भी देखिए स्तस्य, तो यहाँ पर स्तस्य त्वम, यहाँ पर 3 वर्ण हो जाते हैं। फिर रणशिरसि स्मृतो निहन्ता, इस प्रकार से यहाँ पर आगे 10 वर्ण है। इसी तरह से उच्छेत्तुम, यहाँ पर रुककर फिर वापस प्रभवति यन्न सप्त सप्ति, फिर वापस नेक्स्ट चौथे चरण में देखिए तन्नैषम, तन्नैषम यहाँ पर रुकना है। फिर तिमिरमपाकरोति चंद्र, इस प्रकार प्रत्येक चरण में 3 और 10 पर यति हुई है। अब हम उसके गणों का स्पष्टीकरण देखेंगे। सख्युस्ते स किल शतक्रतो रजय्य, देखिए इसमें मैंने आपको बताया है सख्युस्ते, यहाँ पर ख आधा स के बाद ख आधा है तो स गुरु हो जाएगा। यू के बाद में स है आधा तो वहाँ भी गुरु हो जाएगा यू पर, और ते यहाँ पर भी गुरु। इस प्रकार से गुरु 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 ये आपका मगण हो जाता है।
और नेक्स्ट है देखिए किल, तो तीनों में लघु स्वर है, इसलिए तीनों में लघु की मात्रा आएगी, और जहाँ पर तीनों लघु हैं तो वो हो जाएगा नगण। नेक्स्ट देखिए क्र, तो यहाँ पर क्र में क्या है, आधा र, नहीं क्र में क्या है, आधा क और फिर र, तो जो आधा क है वो त में जुड़ जाएगा, और त जो हो जाएगा वो गुरु हो जाएगा। तो लघु गुरु, और क्र में र है तो र लघु है। इस प्रकार से क आधा त में जुड़कर गुरु हो गया, और र तो वो लघु। इस प्रकार से लघु गुरु लघु, तो ये हो जाएगा भान, तो जगण हो गया, लघु गुरु लघु। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर तो गुरु हो गया, र लघु हो गया, और ज के आगे जो आधा यह है इसलिए वो ज गुरु काउंट होगा। तो यहाँ पर गुरु लघु गुरु, तो रगण हो गया, राजभा, इस तरह से गुरु लघु और गुरु, तो ये रगण हो गया अपनारा। फिर आगे जो यह है उसके आगे अगले चरण में आधा स जुड़ा हुआ है, इसलिए वो यह जो है वो गुरु काउंट होगा। इस प्रकार से हमने ये पहले चरण में देखा कि इसमें क्रमशः मगण मतलब तीनों गुरु की मात्रा, फिर नगण तीनों लघु मात्रा, जगण लघु गुरु लघु, फिर रगण गुरु लघु गुरु, और उसके बाद अंत में एक गुरु होगा। इस तरह से ये हमने देखा कि इस चरण में इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर प्रहर्षिणी छंद है, और इसी तरह से दूसरा चरण भी हम देखेंगे। तो दूसरे चरण में भी त के आगे आधा स है, य के आगे आधा त है, और व पर अनुस्वार है, इसलिए यहाँ पर तीनों गुरु हैं। तो तीनों गुरु होने से यहाँ पर भी मगण होगा। फिर आगे देखिए रण शी, तीनों लघु की मात्राएं हैं, तो तीनों लघु होने से वहाँ पर नगण होगा। उसके बाद देखिए र सी स्मृतो, है ना, तो र सी और स्मृ, यहाँ पर स्मृ जो स आधा है वो सम, र सी, र में तो लघु, सी में जो है वो आगे आधा स है, इसलिए वो गुरु हो जाएगा। और मृ यहाँ पर छोटी री है, इसलिए लघु गुरु लघु, तो ये हो जाएगा भान, तो जगण हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो नी और हन, तो में गुरु, नी में लघु का स्वर होगा, छोटी ई की मात्रा है इसलिए, और ह के आगे न है इसलिए ये गुरु हो जाएगा। तो राजभा रगण, ये आपका रगण हो गया। उसके बाद है ता, तो ये गुरु हो गया। तो इस प्रकार से दूसरे चरण में भी क्रमशः मगण, नगण, जगण, रगण और अंत में एक गुरु है, इसलिए इस प्रकार से प्रहर्षिणी छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, नगण, जगण, रगण और अंत में एक गुरु होता है, और 3 और 10 पर यति होती है। तो ये 2 चरणों को हमने इसमें घटित करके देखा है। तो छात्राओं, ये 2 चरण हमने किए हैं। अगले वाले जो 2 चरण हैं उसको आप करके देखेंगे। उच्छेत्तुम प्रभवती यन्न सप्त सप्ति स्तन्नैशम तिमिरमपा करोति चंद्र। स्पष्ट है इसमें एकदम से कि उच्छेत्तुम, उ आगे च है आधा इसलिए गुरु होगा, फिर 6 गुरु, फिर तुम अनुस्वार है तो गुरु होगा। इस प्रकार से तीनों गुरु हैं। फिर प्रभवती, तो प्रभव तीनों लघु आ रहे हैं। उसके बाद ये देखिए छात्राओं, इस पे मैंने आपको बता दिया है कि उच्छेत्तुम, यहाँ पर भी तीनों गुरु, उसके बाद 3 लघु प्रभव, फिर तीयन्नम, यहाँ पर लघु गुरु लघु, तो ये हो जाता है जभान जगण। फिर आगे देखिए सप्त सप्ति, तो गुरु लघु गुरु, ये हो जाएगा राजभा रगण हो गया। और फिर नेक्स्ट ती, ये पर स आगे जुड़ा हुआ इसलिए वो भी गुरु हो गया।
फिर उसके बाद चौथे चरण में देखिए तन नय शम, यहाँ पर भी तीनों गुरु हैं। शम सप शप अनुस्वार है इसलिए, और त के आगे न आधा है इसलिए ये गुरु हो जाएगा, तो तीनों गुरु मगन हो गया। फिर तिमिर तीनों लघु नगण हो गया। फिर म पा क यहाँ पर लघु गुरु लघु, तो ये जगण हो गया। फिर रोति चंद्र, तो रोति चंद, यहाँ पर गुरु लघु गुरु, ये हो गया है रगण, राजभा रगण, और द्रह ये गुरु हो गया। तो इस तरह से हमने ये प्रहर्षिणी छंद पूरे चारों चरणों में घटित करके देख लिया है। इसी तरह से आपको चारों चरणों पर लक्षण को घटित करके बताना होगा कि इस प्रकार से किसी भी लक्षण में किस तरह से चारों चरण में कौन कौन से गण होते हैं, तो इनको घटित करके बताना होगा चारों चरणों में। और चारों चरणों में आपको क्रमशः, जैसे मैंने प्रथम चरण में लिखा है मगण नगण जगण रगण गुरु, इसी तरह से हर चरण में इस तरह से ही आपको मात्राएं लगा करके और बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा गण है। इस प्रकार से हमें छंद का प्रश्न यदि आता है तो छंद का लक्षण, उसका हिंदी अर्थ और उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण करना होगा। लघु गुरु के जो नियम होते हैं छात्राओं, उसके बारे में भी एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि लघु और गुरु हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो वर्णों की गणना करते समय या मात्राओं को गिनते समय एक मात्रा वाले वर्ण को ह्रस्व गिना जाता है और द्विमात्रिक वर्ण को दीर्घ या गुरु माना जाता है। फिर से सुन लीजिए कि वर्णों की गणना करते समय या मात्राओं को गिनते समय एक मात्रा वाले वर्ण को ह्रस्व गिना जाता है और द्विमात्रिक वर्ण को दीर्घ या गुरु माना जाता है। क, ख, च, छ, य, अ, छोटी ई आदि की मात्रा वाले एक मात्रा वाले वर्ण लघु है, तो का, खा, चे, छे, आ, बड़ी ई आदि दो मात्रा वाले वर्ण गुरु हैं। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इसके अलावा जिस वर्ण में अनुस्वार लगा हो, अनुस्वार मतलब जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, इसके ऊपर जैसे द्वितीय चरण में आप देख सकते हैं त्वम, वहाँ जो व के ऊपर अनुस्वार है, तो इस तरह से जहाँ भी जिस वर्ण में अनुस्वार लगा हो, जैसे यहाँ पर वम त्वम, दूसरे चरण में लिखा है तस्य त्वम, तो त्वम में जो व के ऊपर अनुस्वार लगा है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जिस वर्ण में अनुस्वार लगा हो और जिसके आगे विसर्ग हो, जैसे चंद्र चौथे चरण में हम देख रहे हैं चंद्र, तो द्र के आगे विसर्ग है, तो जिसके आगे विसर्ग हो या संयुक्त अक्षर से पूर्व में जो वर्ण हो, जैसे यन्न तीसरे में आप देख सकते हैं, तीसरे चरण में यन्न, तो यहाँ पर क्या है, जो बताया गया है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व में जो वर्ण हो, जैसे यन्न, तो यहाँ पर न के साथ न जुड़ा हुआ है और उसके पूर्व क्या है य, तो य को हमें गुरु मानना होगा। तो इस प्रकार से जिस वर्ण में अनुस्वार लगा हो, जिसके आगे विसर्ग हो या संयुक्त अक्षर से पूर्व में जो वर्ण हो, उसे गुरु माना जाता है। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि चरण के अंत का लघु वर्ण भी गणना की पूर्ति के लिए विकल्प से गुरु माना जाता है। देखिए, लघु और गुरु की मात्रा तो आपको फिर भी ध्यान रहती है, लेकिन इसके अलावा जो विशेष बात है उसको फिर से सुन लीजिए कि जिस वर्ण में अनुस्वार लगा हो, जिसके आगे विसर्ग हो या संयुक्त अक्षर से पूर्व में जो वर्ण हो, उसे गुरु माना जाता है। चरण के अंत का लघु वर्ण भी
गणना की पूर्ति के लिए छंद भंग होने की स्थिति में विकल्प से गुरु माना जाता है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है जब छंद का स्पष्टीकरण करना हो। नेक्स्ट चरण पर हम नेक्स्ट छंद का अध्ययन करेंगे।